हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत आईएएस के टेस्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा टेस्ट। ठीक है, आपको जिस लैंग्वेज में सॉल्व करना हो उसमें कर लीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डांसेस के नेम हैं और कुछ स्टेट्स के नेम हैं जिनको हमें मैच कराना है। तो हमारा मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये हमारा आंध्रा का है। और सतरिया कहाँ का है, ये असम का है। और कथक हमारे यूपी का है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का देवा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ललितपुर, सोनभद्र और बाराबंकी, और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर प्रदेश का देवा शरीफ का मेला है वो कहाँ होता है, बाराबंकी में होता है। ये देवा मेला मतलब लखीमपुर के पास में पड़ता है। ठीक है, जिसे देवा मेला सॉरी लखनऊ के पास में पड़ता है। ठीक है, इसे देवा शरीफ का भी मेला कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अयोध्या के राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक कह रहा है कि यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। बी कह रहा ऑप्शन 2 कह रहा है कि यह मंदिर सरयू नदी पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है एक और दो दोनों, और सी कह रहा है केवल दो, और डी कह रहा है ना तो एक और ना तो दो। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों सही हैं। ये जो राम मंदिर है ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम को है ना। ये नागर शैली में भी निर्मित है और अयोध्या से जो नदी प्रवाहित होती है वो सरयू नदी है, तो मंदिर सरयू नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कुछ पेंटिंग्स दे रखी हैं और कुछ स्टेट के नाम दे रखे हैं जिनको हमें मैच कराना है। तो फिर हम इनको देखते हैं कि क्या है। ये जो हमारा कलमकारी है ये कहाँ की है, कलमकारी हमारी आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, फिर ये जो हमारा घोबार है ये कहाँ का है, ये झारखंड का है। ठीक है, फड़ हमारा कहाँ का है, वर्ली फड़ हमारा राजस्थान का है, और वर्ली हमारा महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 का। राइट आंसर की तरफ चलते हैं, ये है राइट आंसर। यहाँ पे है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका वो राइट जाएगा। ठीक है, आप इस पेंटिंग को याद रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कजरी लोकगीत के बारे में। कह रहा है कजरी लोकगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गाए जाने वाला एक लोकगीत है। ठीक है, ये तो गलत ही है सरासर। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसमें भाद्र के द्वितीय पक्ष के तीसरे दिन महिलाएं एक अर्धगोलाकार के नृत्य करते हुए पूरी रात गाती हैं। ये जो हमारा है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो कह रहा है ये सारी चीज़ सही हैं, बट ये जो कजरी लोकगीत है ये हमारे यूपी का है ना कि मालवा का है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है इसकी स्थापना वर्ष 1962 के स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी। सेकंड कह रहा है यह वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो एक होता है सरासर मतलब गलत और एक होता है सरासर गलत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये वाराणसी में तो है ही नहीं, ये हमारे कहाँ पे है, यूपी की कैपिटल लखनऊ में है ये। ठीक है, ये जो डेट दे रखी है 8 फरवरी 1962। ठीक है, ये हमारा सही है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है माजुली मुखौटा किस परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि शैव से संबंधित है, बी कह रहा है नौ वैष्णव, और सी कह रहा है शाक्त परंपरा, डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। माजुली मुखौटा जो है नौ वैष्णव से संबंधित है,
और ये कहाँ से है, ये असम से है, ठीक है, ये असम से है। और ये भी याद रखिएगा कि इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए, बी कह रहा है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए, और सी कह रहा है सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए, और डी कह रहा है हैदराबाद रियासतों को भारतीय गणराज्य के साथ एकीकृत करने के लिए। तो ये आप सभी को पता है, जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे, ठीक है, तब ये जो हैदराबाद था ये ऑटोनोमस रहना चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। इसको इंडिया में शामिल करने के लिए ये मार्को पोलो सॉरी ऑपरेशन पोलो जो है ये ऑपरेशन लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक पर्व राज्य केंद्र शासित क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब एक नहीं सुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित हैं। देखते हैं, नागालैंड कहाँ का है, नागालैंड में कौन सा पर्व होता है, हॉर्नबिल होता है, सही है। मणिपुर में कौन सा मनाया जाता है, संगाई पर्व, ये भी सही है। लद्दाख में हेमिश होता है। और ये जो यहाँ पे दिखा लिया है फलिमंगो यानी कि राजहंस पर्व जो है ये कहाँ का है, ये हमारे आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्रा का है, ना कि ये कर्नाटका से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में मखाबुचा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। और ऑप्शन है थाईलैंड है, नेपाल है, भारत है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मखाबुचा समारोह है ये कहाँ पे है, ये थाईलैंड में मनाया गया है, ठीक है, कहाँ पे है, थाईलैंड में मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन है, एक को कथन और दूसरे को कारण बताया गया है, यानी असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है। देखते हैं, कह रहा है कि मिलिंद पनो पाली भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है, सही है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि इसमें ईरानी शासकों के विषय में सूचनाओं का उल्लेख किया गया है, जी नहीं, इसमें ईरानी शासकों के बारे में सूचनाओं का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो फिर इसमें किसका उल्लेख मिलता है, इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है इंडो यमन रूलर जो है मिनांडर, ठीक है, किसकी, ये रूलर है मिनांडर, ये इंडो यमन रूलर है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पे सही है और गलत हमारा इसका जो है वो ए सही है किंतु आर गलत है, इसका असर्शन सही है बट रीजन जो है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में रेन का कूट जो है ये इतना दे रखा है और शैंड का इतना है, तो उसी कूट में नेल को क्या होगा। पहली चीज़ तो ये जो लिए गए ये रिवर्स में दिए गए, आपको इस तरीके से जब आप कॉस्ट में लगाएंगे ना, एस आर की जगह पे ऐसे एन को साइड में जब ऐसे करेंगे तो ये मैच हो जाएगा और यहाँ राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो मथुरा शैली की मूर्तियों से में बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता होती है, ठीक है। सेकंड कह रहा है बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्री की है, ठीक है, किसकी है, सबसे अधिक मैत्री की है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आंसर भी साथ में रहते हैं, सेकेंड, हाँ ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं कि मथुरा कला की मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो होता है ये गांधारा स्टाइल जो होती है, कौन सी, गांधारा स्टाइल, उसमें ये सारी चीज़ें, हेयर स्टाइल कैसी है, मतलब उनका हेयर कैसा स्ट्रक्चर है, घुंघराले हैं या स्ट्रेट हैं, है ना, और बॉडी कैसी है, हेल्दी बॉडी है या पल्क मतलब जो पलकें होती हैं, आईलिड होती हैं वो झुकी हुई हैं कैसी हैं, कपड़े में सिलवटें हैं नहीं, ये सारी डिटेलिंग किसमें होती है, गांधारा स्टाइल में दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
गुप्तोत्तर काल में ऐसे ग्राम जिसमें पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान में दे दी जाती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देव भूमि और ब्रह्मदेव भूमि, अग्रहार और इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्मदेव भूमि कहते हैं, लेकिन किसको कहते हैं ये गुप्तोत्तर काल याद रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि मौर्योत्तर काल लगा हो, आप इसे सही मान लें यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ग्राम जिसकी भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान में दे दी जाती है उसे क्या कहलाती है? ब्रह्मदेव कहलाती है, ठीक है। फिर देखते हैं कि अग्रहारा क्या होता है। ये जो अग्रहार यहाँ पे दे रखा है, अग्रहारा ये क्या होता है? ये टैक्स फ्री लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण, मतलब टैक्स फ्री, बिना टैक्स लगाए लैंड जो दे देते थे ब्राह्मणों को, ठीक है। और ये देवदेया जो है वो क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये होता है यो ऐसी भूमि जो मंदिर बनाने के लिए, ठीक है, डोनेट कर दी जाती है कि लीजिए ये इस भूमि पर मंदिर बनाइए। वो क्या कहती है? वो देवदेवी कह जाती है। और ये जो नेक्स्ट है हमारा ब्रह्मदेव भूमि, ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में शाही सिक्कों पर एक ओर कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित होती थी? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको चूज करना है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है और सेकंड ऑप्शन में इल्तुतमिश है, थर्ड ऑप्शन में नसीरुद्दीन खुसरो शाह है और डी ऑप्शन में मोहम्मद गौरी है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ये जो था इसने अपने सिक्कों पर एक साइड तो उर्दू से कलमा लिखवा रखा था और एक साइड से माता लक्ष्मी की आकृति बनवा रखी थी, ठीक है। ये तुर्की था और इसी ने तराइन के युद्ध में, जो सेकंड युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध, उसी पृथ्वीराज चौहान को इसी ने ही डिफीट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है सुप्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, ठीक है। और सेकंड कह रहा है यह अबू धाबी में स्थित खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दोनों सही हैं, ठीक है। ये जो स्वामी नारायण टेम्पल है ये अबू धाबी में किसने इनाग्रेशन किया था? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। ये हिंदू टेम्पल है, ठीक है। ये 7 जो इसके पिनेकल्स होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स होते हैं, उस पर इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। ये नागरा स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के जानकारी के बारे में बताइए, ठीक है। कौन सी बुक है जो हमें जानकारी प्रदान करती है? फर्स्ट ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही, सेकंड है खजाइन उल फतूह, थर्ड है रहला और फोर्थ है फतूह उस सलातीन। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सारे के सारे, ये जो तारीख फिरोज शाही हो जाए या खजाइन उल फतूह हो जाए या रहला हो जाए या फतूह उस सलातीन हो जाए, ये सारी की सारी हमें अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी और सेकंड कह रहा है समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो बात सही है कि साम्राज्य में अधिकांश जनसंख्या किस पर? कृषि पर आधारित थी, बट समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक। ये हमारा सही है, बट ये हमारा गलत है, क्योंकि समाज में पर्दा प्रथा का जो प्रचलन था वो नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है मुर्शिद कुली खां, सी ऑप्शन में है अकबर
और डी ऑप्शन में है जैनुल आबिदीन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ही है जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था। ये प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जिहाद की घोषणा, तमगा नामक एक कर की समाप्ति, गाजी की उपाधि। उपयुक्त घटनाओं का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, जो हमने अभी फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जिहाद की घोषणा, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है तमगा नामक कर की समाप्ति और थर्ड कह रहा है गाजी की उपाधि। उपयुक्त घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? ये जो मतलब किस युद्ध से संबंधित हैं ये तीनों घटनाएं? पानीपत के प्रथम युद्ध से, या घाघरा के युद्ध से, या खानवा के युद्ध से, या बाजौर के युद्ध। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब जिहाद की घोषणा, तमगा कर की समाप्ति और गाजी की उपाधि, ये तीनों हमारी किससे संबंधित हैं? खानवा के युद्ध से संबंधित हैं। ठीक है। और खानवा का ये जो किसके किसके बीच में हुआ था? ठीक है, ये हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। किसके बीच में? राणा सांगा, ठीक है, और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये याद रखिएगा, 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च और 1527 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है कि सती प्रथा का प्रतिबंध किसने किया था, है ना, और वेदों का संकलन किसने किया था, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता किसने दी थी, और हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना किसने की थी। यहाँ पे कुछ शासकों के नाम, मुगल शासकों के नाम दे रखे हैं, तो उनको हम मैच कराते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे है कि औरंगजेब हैड कम्प्लीटली बैंड क्या था? औरंगजेब ने कम्प्लीटली बैन किया था सती प्रथा को। ठीक है, सती प्रथा को कम्प्लीटली उन्होंने बैन कर दिया था। ठीक है, फिर ये जो दारा शिकोह था, इसने वेदों का संकलन किया था। दारा शिकोह वेदों का संकलन किया था इसने। और अकबर ने रिमैरिज के लिए विधवा विवाह की विधवाओं जो थी उनको रिमैरिज के लिए कानूनी मान्यता अकबर ने दी थी। और ये जो शाहजहां था, इसने हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 22 क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे ना बता के अब उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे खुद चेक करके देख लीजिएगा। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो मैं आपको अच्छा बता दूँ, यहाँ पे ऐसा है कि जैसे 5 ठीक है, प्लस जब करेंगे आप 2 × 3, क्या करेंगे? 2 × 3 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे इसको 5 को आप 2 × 3 करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 11 को लेंगे और प्लस में क्या करेंगे? ये हमारा 4 और 3 दे रखा है ना, तो इसको हम रिवर्स करके करेंगे, 3 एंड इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 23 को करेंगे तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 73। नेक्स्ट हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी? स्थानीय स्वशासन है ना, वही इसका मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हमारे पास लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड मेयो है और लॉर्ड रिपन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। इसी के शासनकाल में का था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो आया था, इसी की में आया था। कब आया था? 1881 में आया था। ठीक है, हंटर कमीशन
जो आया था एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, वो भी इसी के टाइम आया था। कब आया था? 1882 में आया था, ठीक है। और फिर इसी ने क्या किया था, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट था उसको इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1882 में इसको भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था कि रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 2017 को शुक्रवार था, तो 29 अगस्त 2023 को क्या होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा 24 में? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार हो, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 25 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट अभिकथन कह रहा है कि बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के प्रयासों का परिणाम था। कारण कह रहा है इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा की आयु में वृद्धि तथा लंदन में परीक्षा आयोजित कराने की विरुद्ध युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें से कौन सा हमारा झूठ होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि दोनों सही हैं और दोनों मतलब इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये जो बंगाल इंडियन एसोसिएशन थी इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। बंगाल इंडियन एसोसिएशन याद रखिएगा, है ना। और ये किससे रिलेटेड थी? ये सिविल से हुआ जो हम जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, IAS UPSC बराबर, ठीक है, UPSC उसके बारे में। तो ये दोनों हमारे सही हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से कौन सा सही है, ठीक है। वही असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। जो अभिकथन वो कह रहा है मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, ठीक है। कारण कह रहा है इसी आंदोलन के दौरान बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब कि ये सही तो दोनों हैं कि मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था और इसी में वानर सेना और मंजरी सेना का गठन हुआ था। बट ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नमक सत्याग्रह की और यहाँ पे बात हो रही है वानर सेना और मंजरी सेना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि जो इसके प्रथम जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? इसके जो प्रथम सत्याग्रही वो विनोबा भावे थे, ठीक है। और सेकंड जो यह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दोनों सही। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे जी थे, ये भी बात सही है। और ये ब्रिटिश भारत के प्रति नैतिक विरोध था। ये जो था ये फर्स्ट सत्याग्रही जो है वो 17 अक्टूबर, ठीक है, 1940 में, ठीक है। फर्स्ट सत्याग्रही के रूप में इन्हें जो विनोबा भावे थे वो थे। और सेकंड सत्याग्रही कौन था? पीटी जवाहरलाल जी थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी हैं और उनकी यूनिट्स हैं जिन्हें हमें मैच कराना है। टेम्परेचर किसका है? मतलब टेम्परेचर जो हमारा है वो किसका है? आप बताइए टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर हमारा जो है वो किसका है? केल्विन का। ये सही है, ठीक है।
फिर हमारा दिया है इसमें प्रेशर का पास्कल है ना, वो भी हमारा सही है। फिर हमारे पास है यहाँ पे वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम क्या क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है, क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे वेट का जो होता है वो क्या होता है, क्यूबिक, वेट का क्यूबिक मीटर होता है और आयतन का न्यूटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 1 2 सी का 4। आयतन मतलब यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होता है, क्यूबिक मीटर होता है। सही बात है, ये मैंने सही किया था, सॉरी फॉर दैट, कि ये जो वॉल्यूम होगा, एक सेकेंड, वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो दाब जो है यानी कि प्रेशर पास्कल और टेम्परेचर केल्विन, और जो ये वॉल्यूम है वो हो जाएगा क्यूबिक मीटर में, और जो प्रेशर हो जाएगा, सॉरी इस जो भार हो जाएगा वेट, ठीक है। वेट किसका है, वेट है न्यूटन का। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छे से हमें इंग्लिश चीज़ें समझ आती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हिंदी में ईजी लगती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29, कह रहा है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है 29। तो इसमें हम किस तरीके से ऐड करेंगे, 6 2 3 इधर ऐड करेंगे, है ना। इसको आप खुद से करके देख लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको जीएस का करवा रही हूँ। कोलाइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन पर निम्नलिखित कोलाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कह रहा है यह एक समांगी मिश्रण है। दूसरा कह रहा है इसके कण पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते, कोलाइड के बारे में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बात सही है कि इसके जो कोलाइड के जो पृथक कण हैं उसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन है ये एक समांगी मिश्रण है, ये गलत है। ये क्या होता है, दिस मिक्सचर अपेयर्स होमोजेनिस, ठीक है। होमोजेनिस बट इज रियलिटी इज सोल्यूशन ऑफ हेट्रोजेनिक मिक्सचर। ये हेट्रोजेनिस और एंडोजेनिक मिक्सचर होता है, ठीक है। रियलिटी होती है सोल्यूशन ऑफ किसका होता है, हेट्रोजेनिक मिश्रण होता है हेट्रोजेनिस का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कौन सा हमारा समांगी मिश्रण नहीं है, जल में नमक, तेल में जल, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा तेल में जल, है ना। जब आप तेल में देखते होंगे, जब जल में आप तेल डालते हैं तो तेल जो होता है वो ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे फ्लोटिंग करने लगता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32, कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तृतीय नियम के से संबंधित है, कौन सा संबंधित है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति, नाव का पीछे की ओर गति करना। बी है क्रिकेट में खेल के कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक का गेंद के साथ अपने हाथ को धीरे से पीछे की ओर खींचना। थर्ड कह रहा है मोटर कार का तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ने पर उसमें बैठे व्यक्तियों का एक और झुकना। और फोर्थ कह रहा है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, क्योंकि जब न्यूटन का थर्ड नियम यही कहता है कि जब आप किसी भी, जैसे नाव है, नाव की से आप जब कूदेंगे तो इसी पैरों का फोर्स आपका इधर नाव की तरफ लगेगा, तो ये जो पीछे की तरफ जो है ये खिंच जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है 33, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। और सेकंड, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग से प्रकाश से संबंधित होती है, ठीक है। यहाँ पे जो 33 है इसका राइट आंसर क्या है,
आपको इसको चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सिर्फ जो है सेकंड वाला सही है, बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग की से सबसे अधिक होती है। यहाँ जो है ये क्या है, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाई combining carbon dioxide plus and H2O with the help of chlorophyll। ठीक है, H2O CO2 के साथ जब H2O होती है तो उसको उसी की हेल्प से क्या होता है, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस जो होता है उसको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ विटामिन हैं और उससे होने वाली डिजीजेस हैं, तो उसको हमें मैच कराना है। फर्स्ट जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए है वो कह रहा है कि विटामिन ए जो है वो किसकी कमी से होता है। ठीक है, और सी कह रहा है बी जो है कह रहा है विटामिन सी। ठीक है, और सी कह रहा है थायमिन और डी कह रहा है विटामिन डी। तो यहाँ पे जो डिफिशियंसी डिजीजेस हैं वो क्या हो जाएगा, विटामिन ए जो है हमारा, विटामिन ई से हमारा क्या होता है, रतौंधी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सी से स्कर्वी और थायमिन यानी कि B1 बेरीबेरी और डी से रिकेटस। ऑप्शन नंबर बी इज। नेक्स्ट हमारा है 35 क्वेश्चन करा है, मस्टर्ड गैस मानव शरीर के किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या है इसको चूज करना है, हृदय को प्रभावित करती है या फेफड़े को या मस्तिष्क को या इसमें से कोई। तो इसमें से ये सब जो मस्टर्ड गैस होती है वो सबसे ज़्यादा फेफड़े जो होती हैं, ठीक है, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, लंग कैंसर हो सकता है, इससे फाइटल डिसीजेस भी हो सकती हैं। अनकंट्रोल्ड इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल जो है वो क्या होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है किसकी, लंग्स की। नेक्स्ट हमारा 36 क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम कौन सा है। फर्स्ट कह रहा है परम सिद्धि है, बी कह रहा है कि प्रत्यूष है, सी मिहिर है और फोर्थ जो डी कह रहा है वो एरावत है। तो यहाँ पे जो 36 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एरावत जो है वो क्या है, भारत का सबसे तेज जो है वो सुपर कंप्यूटर में आता है एरावत सबसे अच्छा। 37 है क्वेश्चन, कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन में सूचनाओं का आदान प्रदान में सिम का अभिप्राय है। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉडल, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 37 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि अभी का वीडियो हमारा 33 मिनट का हो गया है। अगर लास्ट वीडियो हो जाता है तो हमें अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।